तो इस मूवी की शुरुआत में हार्पर, जो कि अपने कमरे में कुछ सोच रही थी और हार्पर की नाक से खून भी निकल रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि हार्पर बहुत सारी बातों से परेशान थी। तभी हार्पर देखती है कि एक आदमी ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी है। उस आदमी को देखकर हार्पर शॉक्ड हो गई थी और आखिर कौन था वो आदमी और उसने सुसाइड क्यों किया था। हार्पर के साथ में उस आदमी का क्या रिश्ता था, ये आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब कुछ दिनों के बाद में हार्पर एक खूबसूरत जगह पर एक ट्रिप के लिए निकल गई थी और वो अपनी कार को एक घर के सामने रोक देती है। हार्पर ने यह घर एक हफ्ते के लिए रेंट पर लिया था ताकि वो इस खूबसूरत जगह पर अपना टाइम स्पेंड कर सके। उस घर के गार्डन में एक सेब का पेड़ भी था। हार्पर एक सेब को तोड़ लेती है और खिड़की से हार्पर के घर का मालिक जेफरी यह देख रहा था। हार्पर डोर को नॉक करती है और जेफरी डोर खोलकर हार्पर को वेलकम करता है। वो घर काफ़ी सुंदर था और वहाँ की सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से रखी गई थी। जेफरी बताता है कि यह घर 500 साल से ज़्यादा पुराना है और इसीलिए घर खूबसूरत होगा ही। हार्पर फिर घर को देखने लगती है और जेफरी हार्पर के सामान को घर के अंदर ले आता है। जेफरी हार्पर को घर के बारे में और आसपास के इलाकों के बारे में सब कुछ समझा देता है। फिर जेफरी हार्पर को उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में हार्पर ज़्यादा कुछ नहीं कहती है और उस बात को टाल देती है। जेफरी उसे समझा देता है कि अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे कॉल कर ले, और यहाँ तक कि जेफरी हार्पर को अपने घर का डायरेक्शन भी दिखा देता है, जिसके बाद में वो यहाँ से चला गया था। अब कुछ समय के बाद हार्पर अपनी दोस्त राइली से बातें करती है। हार्पर राइली को इस जगह की खूबसूरती के बारे में बताती है और हार्पर राइली को यह भी कहती है कि जेफरी ने उसके पति जेम्स के बारे में पूछा था, क्योंकि हार्पर ने इस घर को जेम्स के नाम पर ही बुक किया था। हार्पर की बातों से हमें ऐसा लगता है कि वो अपनी पिछली लाइफ से भाग रही थी और अपने पति की बातों को भी वो अवॉइड कर रही थी। वो लोगों से झूठ बोल रही थी कि उनका डिवोर्स हुआ है। राइली से वीडियो कॉल पर बातें करते समय बीच में हार्पर का फोन में एक ग्लिच करने लगता है और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि कोई आदमी उसके फोन से चिल्ला रहा हो। हार्पर को भी ये बात अजीब लगती है पर वो कुछ समझ नहीं पाती और राइली से कुछ देर बात करने के बाद में हार्पर फोन काट देती है। अब फिर एक पल के लिए हमें वही सुसाइड वाला आदमी दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि वो आदमी जेम्स था और जेम्स हार्पर का ही पति था। फ्लैशबैक में दिखाए गए सीन से हमें पता लगता है कि हार्पर जेम्स को डिवोर्स देना चाहती थी, पर जेम्स ऐसा नहीं चाहता था। उन दोनों ने भगवान के सामने ये प्रॉमिस किया था कि वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। फिर जेम्स हार्पर को धमकी देता है कि अगर हार्पर उसे छोड़कर गई तो वो सुसाइड कर लेगा, लेकिन हार्पर नहीं चाहती थी कि जेम्स खुद को कोई नुकसान पहुंचाए। इधर प्रेजेंट टाइम में इस बात को याद करके हार्पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। फिर कुछ देर के बाद में हार्पर घर से निकलकर आसपास की जगहों पर घूमने जाती है और वो जगह नेचर से भरी हुई थी। हार्पर को उस जगह की खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और चलते चलते वो एक टनल के पास आकर पहुंच गई थी। उस टनल की दूसरी तरफ एक आदमी भागकर हार्पर की तरफ आ रहा था, जिसे देखकर हार्पर वहां से चली जाती है। हार्पर बहुत तेज भागती है ताकि वो आदमी उसका पीछा नहीं कर पाए। फिर हार्पर एक दूसरी टनल के पास पहुंचती है, लेकिन वो टनल पूरा बंद था और तब हार्पर पहाड़ पर चढ़कर ऊपर के रास्ते पहुंचती है। फिर वो एक अबेंडन घर के पास पहुंचती है जहाँ पर कोई नहीं रहता है और वो उन खूबसूरत घरों का फोटो भी लेती है, लेकिन हम देखते हैं कि फोटो खींचते समय वो आदमी उस घर के पास में आकर खड़ा हो गया था और वो आदमी बिना कपड़ों के ही हार्पर को देख रहा था, जिसे देखकर हार्पर को बहुत अजीब लगता है और वो वहाँ से भाग जाती है। हमें फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब जेम्स ने सुसाइड कर लिया था। जेम्स जब सुसाइड करने के लिए बिल्डिंग से कूदा था तो वो एक लोहे के गेट पर जा गिरा था, जिसकी वजह से उसकी बहुत ही ज़्यादा भयानक मौत हुई थी और लोहे का गेट उसकी बॉडी के पार्ट्स जैसे कि सर और उसके हाथ के आर पार हो गया था और उस समय हार्पर ने उसकी मौत को अपनी आंखों से देखा था और इसीलिए प्रेजेंट टाइम में जेम्स की बात हार्पर को बार बार याद आ रही थी। अब अगले दिन हार्पर जब फोन पर किसी से बातें कर रही थी तब वही नेकेड आदमी हार्पर के घर के बाहर आ गया था, लेकिन इस बारे में हार्पर को बिल्कुल भी नहीं पता था। राइली फिर हार्पर को उसका घर दिखाने को कहती है और हार्पर जब बैक कैमरा ऑन करके घर दिखा रही थी तो वो उससे वह नेकेड आदमी नजर आ गया था और तुरंत पुलिस को कॉल करती है। तभी हार्पर ये भी नोटिस करती है कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और बाहर उसे किसी की परछाई भी नजर आती है और फौरन
दरवाजे को लॉक कर लेती है, लेकिन ट्रैप डोर से वो आदमी अंदर आना चाहता था। हमें फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेम्स घर की चीज़ों को तोड़ रहा था और वो बहुत गुस्से में था। फ्लैशबैक में ही हार्पर राइली को मैसेज करके कहती है कि वो जेम्स के गुस्से से बहुत डर रही है, और तभी जेम्स हार्पर का फ़ोन छीनकर उसका मैसेज पढ़ लेता है और वो हार्पर के साथ में झगड़ा भी करता है, जिसके बाद में जेम्स हार्पर को मारता भी है। इधर प्रेजेंट टाइम में पुलिस ने उस नेकेड आदमी को अरेस्ट कर लिया था और पुलिस हार्पर से कहती है कि वो आदमी एक मेंटल पेशेंट है जो कि बिल्कुल हार्मलेस है और उस आदमी से उसे कोई भी खतरा नहीं है, और हार्पर भी इस बात को ज़्यादा नहीं सोचती है। फिर कुछ देर के बाद हार्पर पास के एक चर्च में जाती है और उस चर्च में एक स्कल्पचर रखा हुआ था जहाँ पर किसी आदमी का फेस बना हुआ था और उसके पीछे ही एक औरत की बॉडी भी बनी हुई थी। अब हार्पर उसी चर्च में बैठकर उसी समय को याद करती है जब जेम्स ने उसे मारा था, और वो जेम्स की बदतमीजी को और सहन नहीं कर पा रही थी। वो जेम्स को अपने घर से निकाल देती है और जेम्स उससे माफ़ी भी मांगता है, पर हार्पर उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और उसी के बाद में जेम्स ने सुसाइड कर लिया था। उस बात को याद करके हार्पर बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और बहुत रोती भी है। हार्पर जब चर्च के बाहर आती है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है। वो लड़का हार्पर को अपने साथ खेलने को कहता है, पर हार्पर मना कर देती है और तब वो लड़का हार्पर को गाली देकर वहाँ से चला जाता है। अब उसी समय चर्च के फादर आकर हार्पर से उस लड़के की तरफ से माफ़ी मांगते हैं और फादर ने उसे रोते हुए चर्च में देख लिया था, तो वो हार्पर से उसकी परेशानी के बारे में पूछता है। हार्पर फादर को जेम्स के बारे में सारी बातें बताती है, पर फादर का जवाब यहाँ पर बहुत चौंकाने वाला था। उस फादर के मुताबिक मर्द अगर औरत पर हाथ उठाता है और उसे मारता पीटता है तो वो औरत के भले के लिए ही ऐसा करता है, और वो मर्द प्यार में ऐसा करता है। मर्द अगर माफ़ी मांगे तो औरत को उसे माफ़ कर देना चाहिए, और आज अगर जेम्स मारा गया है तो उसमें हार्पर की ही गलती थी। हार्पर अगर जेम्स के साथ में एडजस्ट कर लेती और उसे उसकी गलती के लिए माफ़ कर देती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। इसे सुनने के बाद में हार्पर को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है और फादर को गाली देकर वहाँ से चली जाती है। हार्पर के जाने के बाद में फादर उसकी बैठी हुई जगह को अजीब तरीके से छूता है, जैसे कि फादर के मन में उसके लिए सेक्सुअल फीलिंग आ रही हो। हमें फिर जंगल में एक हिरण की डेड बॉडी दिखाई जाती है जो कि कुछ समय के बाद में डिकम्पोज हो रही थी, और हमें यहाँ पर नेचर, चर्च का वो स्कल्पचर और वो नेकेड आदमी भी दिखाई देता है, और इन सब का दुनिया में किसी न किसी तरीके से कुछ लिंक है। इसके बारे में हम मूवी के एंड में डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ पर हार्पर एक बार में जाती है जहाँ पर घर का मालिक जेफरी भी था। हार्पर एक ड्रिंक ऑर्डर करती है और हार्पर के मना करने के बाद भी जेफरी उसका बिल पे कर देता है। बार में बहुत सारे आदमी हार्पर को अजीब तरीके से देख रहे थे और वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आकर हार्पर को बताता है कि उस नेकेड आदमी को छोड़ दिया गया है। हार्पर इस बात से बहुत नाराज होती है क्योंकि वो नेकेड आदमी उसे स्टॉक कर रहा था और उसके घर में घुसने की कोशिश भी कर रहा था। पुलिस को उस नेकेड आदमी का नाम तक नहीं पता है, फिर भी पुलिस उसे ऐसे ही छोड़ देती है। हार्पर पुलिस को बहुत चिल्लाती है, लेकिन बार में बैठे हुए बाकी के लोग और पुलिस मिलकर हार्पर का मजाक बना रहे थे। उनके लिए ये कोई भी बड़ी बात नहीं थी और ये कोई क्राइम नहीं था, और उन लोगों का ऐसा बिहेवियर देखकर हार्पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में हार्पर को ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो घर की तरफ भागती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो नेकेड आदमी हार्पर का पीछा कर रहा था और उसे चुप चुप कर देख रहा था। घर आकर हार्पर डोर को अच्छे से लॉक कर लेती है और हार्पर राइली को कॉल लगाती है, और आज पूरे दिन जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें हार्पर राइली को बताती है। हार्पर उस जगह को छोड़कर घर आना चाहती थी और अब वो उन घटिया सोच वाले मर्दों के साथ में नहीं रह सकती थी। हार्पर यहाँ पर आई थी ताकि वो जेम्स की मौत के डिप्रेशन से बाहर आ सके, पर उन मर्दों ने उसे ये सब कभी भूलने ही नहीं दिया। राइली उसे समझाती है कि उन मर्दों की वजह से वो अपना वेकेशन खराब नहीं कर सकती, और राइली उसे वहाँ का एड्रेस भेजने को कहती है ताकि वो वहाँ पर आ पाए। लेकिन तभी फ़ोन का कनेक्शन कट जाता है तो हार्पर मैसेज करके राइली को वहाँ का एड्रेस भेज देती है, लेकिन रिप्लाई में हार्पर के मैसेज में वही गाली वाला मैसेज आता है जो कि चर्च में उस लड़के ने उसे बोला था। और अचानक घर की लाइट्स भी बार बार ब्लिंक हो रही थी, जिसे देखकर हार्पर थोड़ा परेशान होने लगती है। वो खिड़की से देखती है तो वही पुलिस ऑफिसर घर के बाहर से उसे देख रहा था। हार्पर घर के बाहर उस ऑफिसर से बात करने आती है और तभी लाइट ब्लिंक करती है और वो पुलिस ऑफिसर कहीं पर गायब हो गया था। गार्डन में लगे सेब के पेड़ से बहुत सारे सेब नीचे गिरते हैं। हार्पर कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो देखती है कि चर्च वाला वो लड़का
उसी की तरफ भागकर आ रहा है। हार्पर फिर फौरन घर के अंदर घुसकर डोर को बंद कर लेती है और किचन में जाकर वो अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू उठा लेती है। तभी उसे कांच के टुकड़े की आवाज सुनाई देती है और हार्पर डर कर किचन से निकल जाती है। इधर घर का डोर भी कोई खोलने की कोशिश कर रहा था, पर वो घर का मालिक जेफरी था, जो कि हार्पर के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पर उसे बचाने आया था। हार्पर उसे बताती है कि घर पर कोई है और जेफरी किचन में चेक करने जाता है, लेकिन वहां पर बर्ड था जो कि कांच तोड़कर अंदर आ गया था। वो बर्ड काफी ज्यादा तड़प रहा था और इसीलिए जेफरी उस बर्ड का गला मरोड़कर उसे मार डालता है ताकि उस बर्ड को दर्द सहन नहीं करना पड़े। हार्पर कहती है कि उसने बाहर पुलिस ऑफिसर और एक लड़के को देखा है जो कि घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। जेफरी घर के बाहर चेक करने जाता है और अचानक लाइट चली जाती है, पर जेफरी लाइट को ठीक कर देता है। जेफरी गार्डन में जाकर चेक करता है कि कोई वहां पर है या नहीं। हार्पर कुछ दूर खड़ी थी, तभी लाइट ब्लिंक करती है और जेफरी की जगह वहां पर वही नेकेड आदमी हार्पर के सामने खड़ा हो गया था। उस नेकेड आदमी की बॉडी पर पेड़ की टहनियां पैदा हो गई थी और वो नेकेड आदमी धीरे धीरे हार्पर की तरफ आगे बढ़ रहा था और वो उस पर किसी चीज से फूंकता है, जिससे कि हार्पर हिप्नोटाइज होकर किसी और ही दुनिया में पहुंच गई थी, जहां पर वो पानी में डूब रही थी और वो दुख के मारे रो रही थी और चिल्ला भी रही थी। वो जंगल के बीचों बीच भाग रही थी और उस टनल से निकलने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो वहां से निकल नहीं पाती। फिर वो उस स्कल्पचर के सामने इस तरीके से खड़ी थी जैसे कि वो उसकी गुलाम हो और हार्पर घर के अंदर जाती है और डोर को लॉक कर लेती है। वो नेकेड आदमी ट्रैप डोर से अपना हाथ हार्पर की तरफ बढ़ाता है और हार्पर भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है। नेकेड आदमी हार्पर के हाथ को इतनी जोर से पकड़ता है कि वो दर्द में चिल्ला देती है और वो एक चाकू नेकेड आदमी के हाथ पर मारती है। नेकेड आदमी जब अपना हाथ बाहर निकालता है तो उस ट्रैपडोर से लगकर उसका हाथ 2 हिस्सों में कट जाता है। इतनी बुरी तरह हाथ कटने के बाद भी वो एक बार भी नहीं चिल्लाता है, जैसे कि उसे दर्द महसूस ही नहीं हुआ हो। हार्पर फिर किचन में जाकर देखती है तो चर्च वाला लड़का अंदर आ चुका था और उसका हाथ भी 2 हिस्सों में कटा हुआ था। वो लड़का हार्पर को अपना हाथ दिखाकर कहता है कि तुमने मुझे हर्ट किया है। हार्पर उसे दूर रहने को कहती है और वो लड़का धीरे धीरे उसके पास आता है और वो हार्पर के चाकू दिखाने पर भी नहीं रुकता है। हार्पर बाहर आकर किचन का डोर बंद कर लेती है और अचानक वो पुलिस ऑफिसर घर के अंदर आ जाता है और हार्पर के पास आने लगता है। हार्पर भागकर अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती है, पर वो दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ पर चर्च का फादर अंदर आ गया था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस फादर का हाथ भी 2 टुकड़ों में कटा हुआ था और फादर हार्पर से पूछता है कि उसने किस एज में अपनी वर्जिनिटी खोई है। हार्पर इस बात का कोई जवाब नहीं देती और वो फादर ही गंदी गंदी बातें हार्पर से कर रहा था। फिर वो हार्पर के ड्रेस को पकड़कर सेक्सुअल बातें करता है और अपने कटे हुए हाथों से हार्पर को पकड़कर वो उसे गलत तरीके से टच भी कर रहा था। हार्पर फिर उस फादर के ऊपर चाकू से कई बार वार करती है और उस रूम से चली जाती है। हार्पर घर आकर कार में बैठकर वहां से निकलने लगती है, लेकिन गेट के पास जेफरी का उस कार से एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जेफरी को कुछ नहीं हुआ था। वो कार के पास जाकर हार्पर को कार से धक्के मारकर बाहर निकालता है और कार में खुद बैठकर चला जाता है। हार्पर रात को अकेली सड़क पर खड़ी थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ में क्या हो रहा है। फिर जेफरी अचानक फुल स्पीड में कार को लेकर वापस आता है और वो हार्पर को कार से कुचलकर मारने वाला था, लेकिन हार्पर किसी तरह गेट के अंदर घुसकर खुद को बचा लेती है। फिर हार्पर के पास में वो नेकेड आदमी आता है और उस आदमी का फेस किसी पेड़ में बदल चुका था। वो नेकेड आदमी प्रेग्नेंट था और उसका प्राइवेट पार्ट भी फीमेल की ही तरह लग रहा था। धीरे धीरे उस नेकेड आदमी को डिलीवरी होती है और वो दर्द में चिल्लाता है और कुछ समय में वो एक बच्चे को जन्म देता है और वो बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होता है और उसका हाथ भी 2 हिस्सों में कटा हुआ था। वो बच्चा जब पूरी तरह बड़ा हो जाता है तो वो चर्च वाला लड़का निकलता है जो खुद भी प्रेग्नेंट था। वो लड़का भी चिल्लाकर बेहोश हो जाता है और उसके भी प्राइवेट पार्ट से चर्च का फादर पैदा होता है। ये सब देखकर हार्पर घर के अंदर चली जाती है और चर्च का फादर उसके पीछे पीछे घर के अंदर तक आ जाता है। धीरे धीरे वो फादर भी प्रेग्नेंट हो गया था और इस बार वो अपनी पीठ से घर के मालिक जेफरी को पैदा करता है। फिर वो जेफरी अपने मुंह से पैदा करता है जेम्स को। अब हार्पर एक कुल्हाड़ी को लेकर खड़ी हुई थी और हार्पर जेम्स से पूछती है कि आखिर तुमने मुझसे क्या चाहिए, जिसके जवाब में जेम्स बस इतना कहता है कि मुझे तुमसे बस तुम्हारा प्यार चाहिए और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगली सुबह राइली वहां पर आती है और राइली प्रेग्नेंट थी। गेट पर हार्पर की गाड़ी एक्सीडेंट की वजह से खड़ी हुई थी और घर के डोर पर खून लगा हुआ था और हार्पर बाहर अकेली बैठी थी।
राइली को देखकर हार्पर उसे एक स्माइल देती है और हार्पर की स्माइल से लग रहा था कि वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ चुकी थी और उसके मन में जो कुछ भी सवाल थे वो सब कुछ क्लियर हो चुके थे और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है जिसे समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिल्म में जेम्स को छोड़कर हर मर्द की शक्ल एक जैसी दिखाई गई है, जिसका मतलब है हार्पर सभी मर्दों को एक जैसा ही समझती है। हार्पर जब हिप्नोटाइज हुई थी तो वो उसके माइंड में एक बंद टनल से निकलने की कोशिश कर रही थी, पर वो वहाँ से नहीं निकल पाई थी। इसका मतलब ये था कि मर्द की लाइफ में एक बार आ जाने के बाद में जब तक कि मर्द ना चाहे उसकी लाइफ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मूवी में दिखाए गए सभी मर्दों के कटे हुए हाथ का मतलब है कि जेम्स भी जब मरा था तो उसका हाथ भी उसी तरह से कटा हुआ था और हाथ के कटने के बाद भी उनको इसलिए दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि मर्द के अंदर कोई भी दर्द और फीलिंग नहीं होती है। जब वो नेकेड आदमी बच्चे को जन्म दे रहा था तो उसका फेस पेड़ जैसा था, मतलब कि वो नेचर को सिंबलाइज कर रहा था। औरतों के पास में ही ऐसी पावर होती है जिससे कि वो एक नई लाइफ को इस दुनिया में ला सके। सभी मर्द बच्चों को जन्म देने के बाद में मर चुके थे, जिसका मतलब ये था कि बच्चे को पैदा करने का जो दर्द होता है वो मर्द कभी भी महसूस नहीं कर सकते हैं। हार्पर ने जब पहली बार नेकेड आदमी को देखा था तो वो उस समय कपड़ा पहना हुआ था, पर उसके बाद में पूरी फिल्म में उस आदमी को नेकेड दिखाया गया था। इसका मतलब औरतों के प्रति मर्दों की सेक्सुअल भावनाओं को दिखाया गया है। उस नेकेड आदमी के ऊपर किए गए केस पर कोई भी सीरियस नहीं था और सभी हार्पर का ही मजाक बना रहे थे। इसका मतलब था कि औरतों के साथ हुए रेप, स्टॉकिंग और सेक्सुअल हरासमेंट को कुछ मर्द कभी भी नहीं समझ सकते हैं और उनके लिए यह सब बस एक मजाक होता है। अगर हार्पर की बात करें तो वो अपने हस्बैंड जेम्स से परेशान थी और वो उसको एब्यूज भी करता था, फिर भी जेम्स हार्पर को डिवोर्स नहीं दे रहा था और वो जोर जबरदस्ती करके हार्पर को अपने साथ में बांध कर रखना चाहता था। उसके लिए हार्पर की खुशी कोई मायने नहीं रखती थी। इस मूवी में राइली को भी प्रेग्नेंट दिखाया गया था और हो सकता है कि राइली और जेम्स का अफेयर चल रहा हो और इसीलिए हार्पर उसे छोड़ना चाहती थी, क्योंकि इस मूवी में वैसे भी राइली का कोई पति या फिर बॉयफ्रेंड नहीं दिखाया गया था। उस रात को हार्पर के साथ में जो कुछ भी हुआ वो बस उसके दिमाग का एक भ्रम था जो वो उन सभी मर्दों के लिए सोच रही थी और कार भी उसी वजह से एक्सीडेंट हुई थी। डोर पर जो भी खून था वो उस मरे हुए बर्ड का था जो कि कांच तोड़कर अंदर आया था। मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हार्पर एक सेब के पेड़ से सेब को तोड़ लेती है, जो कि ये बताता है कि किस तरह से एडम और ईव ने जब पहली बार ईडन गार्डन में आकर उस सेब को तोड़ा था तब से पूरी दुनिया की ट्रेजेडी स्टार्ट हो गई थी और सेम चीज़ हुई हार्पर के साथ में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और अगर आपको ये मूवी देखना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं सारी मूवीज़ अपलोड कर देता हूँ। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।